सब लोग को गुड आफ्टरनून। लाइव हो गए हैं आप लोग, सब लोग जल्दी जल्दी हो जाइए। गुड आफ्टरनून सब लोग को। देखिए, इससे पिछले क्लास में जो फ्राइडे के दिन बैच अलाउंस था, उस दिन एक भी क्लास नहीं हो पाया था। कुछ प्रॉब्लम थे, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाया था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से कुछ नहीं, कई सारे टेक्निकल फॉल्ट आ गए सब। अब वो हम लोग फर्स्ट क्लास आज से करेंगे हम लोग नक्शा का। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास को सबसे बेहतरीन ढंग से वही समझेगा जिसको कुछ नहीं आता है। आप दिमाग से उतार दीजिए कि आपको कुछ आता है। आप यहाँ समझने बैठे कि मैप के बारे में आपको पढ़ना है, मानचित्र क्या होता है। मैप पढ़ेंगे, फिर एटलस पढ़ेंगे, फिर ग्लोब पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, थेमेटिकल, ये सारी चीज़ों को आपको समझ में आएगा। ए टू जेड इस सारी की जिम्मेदारी आप हमको दे दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, मैप क्या होता है, मानचित्र, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, मानचित्र, मैप। मैप पूरे पृथ्वी या उसका कुछ किसी भूभाग को, जैसे मान लीजिए टोटल ये आप अर्थ ले लीजिए, या केवल आप इंडिया लीजिए, या केवल बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ भी एक हिस्सा ले लीजिए। तो पूरी पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को कागज पर या कपड़े पर हूबहू उतार देना, एक नक्शा बना देना, नक्शा तैयार कर देना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नक्शा। तो 6वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे, मार्केली नाम था उनका। तो मार्केली ने एक ऐसा किताब बनाया जिस किताब में न केवल नक्शा था। तो लोग वो किताब को पलटते गए, देख रहे हैं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं है, केवल नक्शा है। तो एक ऐसी किताब जिसमें दूसरा कुछ भी ना हो, केवल नक्शा हो, तो ग्रुप ऑफ मैप हो, केवल कलेक्शंस ऑफ मैप हो, उसे हम कहते हैं एटलस। तो ये हो गया आपका बुक एटलस। तो एटलस क्या होता है, एटलस देखिए, एटलस है क्या कि एक किताब होता है, उसमें केवल और केवल आपको नक्शे बनाए रहते हैं। ये किताब आपको खरीदनी पड़ेगी, हम बताएंगे कब लेना है, अभी आप धीरे धीरे समझते चलिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा, जो कुछ नहीं जानता है, वो सबसे ज़्यादा समझ के जाएगा, क्योंकि नया मेमोरी में डाउनलोडिंग तेज़ी से होता है। अब पहले से वायरस भर के आए हैं लोग ना, तो फिर वही डाउनलोड तेज़ी से नहीं होगा। तो अगर कोई आपसे कहे एटलस क्या है, तो एक ऐसी किताब जिसमें खूब सारे नक्शा, उसे एटलस कहते हैं। तो फिर इसका नाम एटलस क्यों पड़ा? तो देखिए, जब मार्केली ने इसे 6वीं शताब्दी में बनाया था, तो इसके ऊपर जो कवर लगाया था, जैसे इसके ऊपर एक ग्लोब का कवर है, तो उसने जो कवर लगाया था, उसने एटलस का कवर लगा दिया था। एटलस एक देवता है ग्रीक भाषा में, उसे क्या कहते हैं, एटलस। आप एटलस की साइकिल खरीदेंगे तो उसमें देखेंगे एक ग्रीक भाषा में एक ऐसी मान्यता है ग्रीक लोगों की कि जो पृथ्वी का बोझ उठा के है, वो कौन उठाए हुए है, एटलस। तो वो क्या है कि एटलस पूरे पृथ्वी का इसे ग्लोब को अपने कंधे पे लेकर बैठा रहता है। तो ऐसे देवताओं को आप देखे होंगे एटलस साइकिल वगैरह पे। तो उसी एटलस का कवर इस फोटो पे लगा दिया था। तो लोगों ने इस किताब का नाम उस राक्षस के आधार पर रख दिया, नाम रख दिया एटलस। तो एटलस तो समझ में आ गया आप लोग को, एटलस क्या होता है। अब एटलस के बाद आते हैं सब मैप। एटलस के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, तो एटलस के अंदर होती है मैप। मैप कई टाइप के होते हैं सब। अब इसमें आते हैं हम लोग पॉलिटिकल, थेमेटिकल, कई टाइप के मैप होते हैं। यहाँ हम आपको 2 तरह के मैप दिखा रहे हैं। एक मैप है आपका पॉलिटिकल, एक मैप आपका फिजिकल। यहाँ अब इसमें फिजिकल और पॉलिटिकल में अंतर समझिए। ये वाला जो मैप देख रहे हैं, ये एक मैप है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, राजनीतिक नक्शा कहते हैं। इसमें आपको देश और राज्य जो होते हैं ना, आपका जितने भी स्टेट हैं और आपकी कंट्री है, कोई भी कंट्री या स्टेट, इसकी बाउंड्री आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ है, कहाँ ख़त्म हुआ आपको समझ में आ जाएगा। गुजरात ये वाला स्टेट है, ये कहाँ खत्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, आपको इजीली आइडिया लग जाएगा। तो ऐसे नक्शा को हम पॉलिटिकल कहते हैं, जिसमें केवल राजनीतिक महत्व की चीज़ें दी गई रहे। यूपी कहाँ से शुरू है, मध्य प्रदेश कहाँ है, नेपाल, चाइना, अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें जो केवल और केवल राजनीतिक महत्व की चीज़ें हैं, उसे देखने के लिए हम लोग कौन सा नक्शा का प्रयोग करते हैं, पॉलिटिकल मैप का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे देखिए, फिजिकल मैप क्या होता है। सेम टू सेम पॉलिटिकल मैप का ही होता है फिजिकल मैप, लेकिन इसमें नेचुरल महत्व की चीज़ें दी गई रहती हैं, प्राकृतिक चीज़ें दी गई रहती हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन सा स्टेट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हो गया। जैसे यहाँ आपको अंदाजा लग रहा है कि ये वाला गुजरात है, आप इसी बेसिस पर यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात यहीं होगा, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि गुजरात यहाँ कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हो गया है। तो वैसा नक्शा
जिसमें आपको पॉलिटिकल महत्व की चीज़ें दी गई रहती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप, और जिसमें नेचुरल चीज़ें दी गई रहती हैं उसे हम लोग कहते हैं हम लोग फिजिकल मैप। अब आप कहेंगे कि इसमें ज़रूरी कौन है, तो देखिए बकलोल जो लोग होते हैं उनके लिए पॉलिटिकल अच्छा है, और जो होशियार लोग हैं उनके लिए फिजिकल अच्छा है। फिजिकल में बहुत सारी जानकारियाँ दी रहती हैं, पॉलिटिकल में बहुत सारी जानकारी नहीं दी रहती है। समझिए कौन कौन सी जानकारी होगी। ये कौन सा मैप है, पॉलिटिकल है, ये वाला फिजिकल है। अब हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। इसमें पॉलिटिकल मैप में कुछ खास नहीं होता है, मेन होता है आपका फिजिकल मैप। यहाँ फिजिकल मैप में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कई कलर्स दिखाई देंगे। आप कहेंगे कि इससे पहले वाले में भी तो कई कलर थे, लेकिन वो कलर हमारी मर्जी पर है। पॉलिटिकल मैप में आपकी मर्जी चलती है, आप जिस रंग से उसे रंगना चाहें रंग सकते हैं, लेकिन फिजिकल मैप में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फिजिकल मैप में है कि भूरा रंग से आपको पहाड़ रंगना है, तो यहाँ देख रहे हैं आपको भूरा रंग से क्या रंगा हुआ है, पहाड़। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें पहाड़ रंगे हुए हैं सब। आपको अगर ये दिख रहा होगा तो ये पहाड़ है। यहाँ सिक्किम में भी ब्राउन कलर है, यहाँ पे भी ब्राउन कलर है। ये ब्राउन कलर से ही पहाड़ रंग सकते हैं। तो ये फिजिकल में एक खासियत ये है कि अगर आपको कहीं पे भी ब्राउन कलर दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्या चीज है, पहाड़ है। तो दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है इसमें, देखें एक से। गुड आफ्टरनून बाबू। ओके बाबू, आप लोग को देखिए जब भी क्लास करना आप कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास मतलब इस टाइम नहीं कर सकते तो आगे भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास बचा हुआ रहेगा। आगे देखिए बाबू, कुछ सर क्वालिटी लो हाई करने का ऑप्शन नहीं दिया है। आपके नेटवर्क पे डिपेंड करेगा ये। आपके यहाँ नेटवर्क सही रहेगा तो कर देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। आप किस एरिया में ही डिपेंड करता है। आगे देखिए वो कुछ लोग को ब्राइटनेस का दिक्कत हो रहा है। देखिए मैप ही है उस टाइप का। आगे आपका दूसरा मैप लेंगे उसमें आपको अच्छा से समझा देंगे। अभी आप यहाँ समझिए, ये हल्का आपको ब्राउन दिख रहा है ना, तो ब्राउन का मतलब क्या होता है, आपका पहाड़ है वहां पर। इससे काफी फायदा होता है। आप जैसे मान लीजिए कोई पायलट है, अब अगर कोई पायलट है उसे आपने पॉलिटिकल नक्शा दे दिया है, तो पॉलिटिकल नक्शा में उसको कहाँ समझ में आएगा ऊंचा कौन है नीचे कौन है। लेकिन अगर वही फिजिकल नक्शा है तो वो देख लेगा कि भाई भूरा कलर का, इसको हाइट बढ़ाना पड़ेगा वरना लड़ जाएगा। अब एक और चीज इसमें होगा कि कहाँ पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है और कहाँ पहाड़ की ऊंचाई कम है, ये कैसे पता चलेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर भूरे रंग से पहाड़ है तो ये तो भूरा रंग का मतलब हो गया पहाड़, लेकिन हाइट कैसे दिखाएंगे। तो इसमें भूगोलवेताओं ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि कलर को डार्क और लो करना चालू किया। जहां एकदम चटकार रंग से रंग दिया, भूरा रंग से, जहां चटकार भूरा है तो उसको समझ लिए कि वहां का पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है। और जहां हल्का भूरा है, अब अगर इंडिया के बीच में देखेंगे ना तो हल्का हल्का भूरा यहाँ भी दिख रहा होगा, बीच में हल्का ब्राउन दिख रहा होगा। हम आगे आपको, अभी क्या है कि आपको पूरा नक्शा नहीं मिला होगा, तो एक्चुअली क्या है कि अभी हम पूरा नक्शा ले लिए हैं। धीरे धीरे करके आपको जब एक आइडिया लग जाएगा तो आपको एक एक राज्य के नक्शा के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो ये आपका हो गया आपका कश्मीर का। तो अगर कलर भूरा है, डार्क कलर है, तो मतलब समझिए उस चीज की वैल्यू ज्यादा है। यानी भूरा कलर किसको दिखाता है, तो भूरा कलर दिखाता है आपको भाई पहाड़ को, तो पहाड़ वहां पे ज्यादा है। और अगर भूरा रंग पंचुचुर हो जाएगा, पंचुचुर का मतलब समझते हैं पतला, तो जब कभी भी भूरा रंग पतला हो गया तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर पहाड़ की हाइट कम है। तो हाइट ज्यादा रहने पे कलर ज्यादा और कम होने पे कम। जैसे यहाँ पे हल्का भूरा दिख रहा है आपको, ना बराबर दिख रहा होगा, तो इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भूरा रंग से पता चलता है कि कौन सा चीज ज्यादा है कौन सा चीज कम है। अब ये तो भूरा समझ में आ गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं ब्राउन कलर। आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा बाबू, अभी आपको बस थोड़ा बहुत समझा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब होता है मैदानी एरिया। ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, मैदान। मतलब वैसा चीज जो समतल भूमि हो, पहाड़ वगैरह जहां ना हो, वो ग्रीन कलर से के एरिया से दिखाएगा। ब्लू कलर के एरिया से पानी को दिखाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे समुद्र को क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर से। अब जहां समुद्र ज्यादा गहरा होगा वहां पर आपको ज्यादा नीला करेगा, और जहां समुद्र कम गहरा होगा वहां कम नीला करेगा। तो ये हो गया आपका कलर कोडिंग। ये धीरे धीरे आपको सब आराम से समझ में आने लगेगा कलर कोडिंग क्या है क्या है। तो ये सब चीजों में आपको अंतर
धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी हम केवल रफली इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैप अलग होता है, थेमेटिकल अलग होता है। इसमें आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि कश्मीर कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया, राजस्थान कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया। अब इसके अलावा मैप आता है जिसको हम लोग कहते हैं थेमेटिकल मैप। उसको समझिए क्या होता है। देखिए ये मैप देखें, थेमेटिकल मैप क्या होता है, किसी खास चीज को दर्शाने के लिए जब मैप बनाया गया रहता है ना, उस मैप को हम लोग कहते हैं थेमेटिकल मैप। जैसे इसमें केवल रेलवे लाइन दर्शाई गई है, बाकी कौन स्टेट कहाँ गया, कौन सा पहाड़ कहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल रेलवे लाइन को दर्शाया गया। तो जब किसी खास चीज को दर्शाने लगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, थेमेटिकल मैप। जब पर्वत पहाड़ या नेचुरल चीज को दर्शाने लगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल मैप। और जब देश राज्य इत्यादि का विभाजन दिखाने लगे तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। तो मैप कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिकल, ये तीनों पढ़ना है आपको। अब इसके अलावा एक और मैप होता है, ये देखिए ब्लैंक मैप। इसमें सब चीज सादा दे देता है, आपको कुछ नहीं देगा। तो जब हम आपको सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल से ही आपको समझ में आता है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, पॉलिटिकल से। पॉलिटिकल के बाद आपको पढ़ाएंगे फिजिकल, उसके बाद ये एकदम सादा मैप है बाबू, इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, एकदम सादा रहेगा, इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। सबसे टफ होता है यही ब्लैंक वाला, देखिए इसमें आपको एकदम सादा मैप मिलेगा। इसके बाद आएगा थेमेटिकल। थेमेटिकल जब ये तीनों पढ़ लेंगे तब आप पढ़ेंगे ब्लैंक मैप, तब आपको ये वाला सादा मैप दे दिया जाएगा। इसमें क्या होगा सादा में कि आपको कुछ दिया ही नहीं रहेगा, आपको अपने अंदाज से भरना पड़ेगा ब्लैंक मैप में। तो अभी आप ये रफली एक ओवरव्यू समझिए। इसके अलावा देखिए मैप कितने टाइप का, पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल, फिर थेमेटिकल, उसके बाद पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिकल, उसके बाद ब्लैंक मैप में भरेंगे। ये सारी चीजें आपको एटलस में मिलेंगे। अब इसके बाद आएगा आपका ग्लोब। ग्लोब जो होता है ना, ये अर्थ का एक रियल व्यू की तरह होता है, इसी पृथ्वी को एक लगभग। लेकिन इसकी एक खराबी क्या होती है कि भाई इसको आप हर जगह नहीं ले जा सकते। तो सबसे लास्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्लोब पढ़ना पड़ेगा। एकदम लास्ट में आपको पढ़ना है ग्लोब। इस ग्लोब के बारे में लास्ट में। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी अगर इधर से देखेंगे तो 22.5 डिग्री झुका है, जमीन से देखेंगे तो 66.5 डिग्री झुका है। तो ये सब एंगल वगैरह के बारे में, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब चीज़ों को आपको ग्लोब में पढ़ना है। अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पे। अभी तक जो था इंट्रोडक्शन टाइप का था, उस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए यहाँ ध्यान से, पृथ्वी लगभग जियोड की तरह है। जियोड मतलब पचका ढचका है। हम इसे अभी हल्का में गोल मान के चलते हैं अभी फिलहाल, और ना एक ही दिन में सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो पगला जाएंगे, कहेंगे मैप तो हम समझिए नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए पृथ्वी जो है ना, अर्थ लगभग हल्का सा इस टाइप का गोल सा है। अब इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इसे इक्वेटर क्यों कहते हैं भैया, तो इक्वेटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी को एकदम इक्वल बांटता है। हम इक्वल नहीं बांट रहे थे, यहां से बना दे, इक्वल बांटने वाले को हम कहते हैं इक्वेटर। तो ये इक्वेटर हो गया। इसे हम लोग 0 डिग्री के हिसाब से दर्शाते हैं। इसे कितने डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को हम शॉर्टकट में यहाँ ई लिख देते हैं तो आप समझ जाएंगे इक्वेटर हो गया। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। लेकिन आप एक बात बताइए, आप इस क्लास में हिंदी पढ़ने आए हैं कि भूगोल पढ़ने आए हैं? आप भूगोल पढ़ने आए हैं तो यहाँ हिंदी भाषा नहीं चलेगी, भूगोल की भाषा पड़ेगी, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यहाँ से समझते चलिएगा आप। कंटिन्यू यहाँ पे आपको इंडिया वर्ल्ड सब के बारे में पढ़ना है। अभी आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता होगा, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ऐसे भगवान ने कोई रेखा नहीं खींचा है, ये हम लोग ने कल्पना करके खींच लिया है। इसके ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया ये बराबर बांट देती है। इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा हिंदी में हो जाएगा, विषुवत रेखा आपका किस भाषा में होगा, भूगोल में विषुवत रेखा। अब हम लोगों ने कुछ सहूलियत के हिसाब से कुछ अन्य रेखाओं को डिसाइड किया है। ये तो पृथ्वी को बांट दिया। अब जो गोला था बाबू, आप बताइए
पृथ्वी जो एक स्फेयर टाइप का था, गोला था, अब तो हमने उस गोला को आधा कर दिया। तो गोला को आधा करेंगे तो गोला हो जाएगा आधा, तो उसे कहेंगे गोलार्ध। क्या कहेंगे? गोलार्ध। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? गोलार्ध, गोला का आधा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पेयर जो है, स्पेयर, स्पेयर को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेमी स्पेयर। स्पेयर को आधा करने पे क्या हो जाता है? हेमी स्पेयर हो जाता है। ये हो गया आपका हेमी स्पेयर। तो इसको हेमी स्पेयर, ये भी हेमी स्पेयर। ऊपर के भाग को उत्तर कहते हैं यानी नॉर्थ, और नीचे के भाग को दक्षिण कहते हैं यानी साउथ। अब धीरे धीरे एक एक चीज आपके साथ नया नया जुड़ते जाएगा। पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करने वाली रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन, उसको एंगल में कहेंगे तो 0 डिग्री, हिंदी में कहेंगे भूमध्य रेखा, भूगोल में कहेंगे तो विषुवत रेखा। इसके ऊपर का आधा गोला गोलार्ध, नीचे का आधा गोला गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। हम किस गोलार्ध में रहते हैं भैया? तो हम लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया टोटली ऊपर में है। अगर देखेंगे ना इंडिया को, तो इंडिया टोटली किस बार में? उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग किस हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, कौन हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न की साउदर्न? अच्छा, तो भाई पूरी पृथ्वी है। नीचे में ना पानी ज्यादा है, ऊपर में जमीन ज्यादा है। तो दो चीजें समझ में आ गया। गोलार्ध आपको धीरे धीरे समझेंगे आराम से, जिसको कुछ नहीं आता है पूरा अच्छा से समझ जाएगा। अब एक चीज देखिए, अर्थ जो है ना हल्का सा इसे झुका हुआ है। ये क्या है? झुका हुआ है। अब ये कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। आज से 1.25 लाख साल पहले, लगभग 15 करोड़ साल पहले ये 18 डिग्री पे झुका हुआ था। अभी भी ये 24 डिग्री झुक गया है। कुछ दिन बाद जब इसकी नापी होगी ना तो 24 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितने डिग्री झुका हुआ है? तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो यहाँ से कितने डिग्री है? 23.5। तो 23.5 डिग्री के पास एक रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर, और 23.5 डिग्री के पास एक रेखा खींचेंगे नीचे की ओर। अब आप कहेंगे कि सर ये सीधा क्यों नहीं खींच रहे हैं, तिरछा क्यों खींच रहे हैं? तो किसी भी फुटबॉल के ऊपर आप अगर सीधा रेखा खींचेंगे तो सीधा खींचेबे नहीं करेगा। रियल में अगर आप फुटबॉल लेके खींचेंगे ना तो तिरछा खींचेंगे सीधा, लेकिन दूर से कैसा लगेगा? तिरछा। तो ये 23.5 पे है, ठीक है। ये भी नीचे वाला 23.5। हम ये 23.5 क्यों लिए हैं? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमने जो 23.5 ऊपर वाला लिया और 23.5 नीचे वाला ले लिया। ये कितना है भैया? 23.5 डिग्री। और ये भी कितना है? 23.5 डिग्री। अब आप बताइए, ये तो उत्तर दिशा में हो गया नॉर्थ, और ये तो साउथ हो गया दक्षिण दिशा में। अब दो चीजें यहाँ समझिए, ये डिग्री निकालते कैसे हैं ये आप ग्लोब में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में आप ग्लोब नहीं पढ़ेंगे, पहले आप मैपिंग पढ़ेंगे। जब मैप कंप्लीट हो जाएगा तब आप ये एटलस देखेंगे। जब पूरी दुनिया का आइडिया लग जाएगा तब ग्लोब में समझेंगे। आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी, सर अक्षांश क्या है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, लेकिन अभी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। बैटरी ले तो डिस्चार्ज हो गया। आगे देखिए भाऊ, तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। इसके अलावे अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी जो है ये जमीन के हिसाब से अगर देखेंगे, यहां देखिए, किसी चीज को अगर आप झुकाते हैं, जैसे इसी चीज को हम झुका दिए तो इसमें दो तरह का एंगल बनता है। एक ऊपर से ये वाला एंगल और नीचे से ये वाला एंगल। दो एंगल बना कि नहीं? कोई भी चीज, जैसे हम इधर झुक गए तो एक एंगल इधर से बनेगा और एक एंगल पीछे से बनेगा। तो जो अर्थ झुकी हुई है ना, तो ये वाला झुकाव है, ठीक है, और ये जमीन है। देखिए ध्यान से, तो जो अर्थ झुकी हुई है तो ये वाला झुकाव 23.5 है, और ये वाला झुकाव ये 23.5 है। अब आप बताइए, कोई 90 डिग्री का एंगल है, अगर इसको 40 डिग्री झुका दिए, 40 डिग्री, तो ये कितना होगा? जेन्युइन है कि 50 होगा? भाई दोनों को जोड़ेंगे तभी ना वो सीधा खड़ा होगा। तो अगर पृथ्वी सीधा रहती तो 90 डिग्री रहता, लेकिन 23.5 झुक गई है, तो अंदर वाला कितना होगा? 66.5 होगा। 66.5 होगा कि नहीं? आप खुद देखिए, 90 डिग्री में किसी चीज को झुकाएंगे एक ओर से, तो अगर इधर से 10 हुआ तो इधर से 80 बचेगा। उसी तरह पृथ्वी अगर सीधा रहती तो 90 पे रहती, 23.5 झुका दिए तो इधर से 23.5, तो इधर से कितना होगा? 66.5 होगा। तो 66.5 डिग्री हो जाएगी पृथ्वी। तो पृथ्वी पर दो रेखाओं का बड़ा महत्व है, एक 23.5 डिग्री वाले का क्योंकि ये ऊपर से एंगल है, एक 66.5 डिग्री वाले का क्योंकि ये नीचे से एंगल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आप कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे आप लोग, अभी आप लोग मेन अभी
वैलिडिटी कितना होगा कोर्स का? भाई कोर्स खत्म हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। आगे देखिए ये सब प्रियांशु कुमार कह रहे हैं कि सर ये सब तो हम 6 में पढ़े थे। तो फिर 6 में पढ़े थे तो अभी तक आपका नौकरी हो जाना चाहिए था। चलिए यहाँ देखिए कुछ कुछ फालतू फालतू के कमेंट करता है सर, यहाँ ये सब यहीं रहेगा सब बेरोजगार बन के। देखिए ध्यान से 66.5 और 23.5 डिग्री ये दो ठो महत्व हो गए सब। अब यहाँ देखिए इसके ऊपर वाला जो रेखा खींचा जाता है ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये 66.5 डिग्री है, 66.5, और ये भी कितनी होगी 66.5। अंतर क्या होगा? ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। अब इन रेखाओं का अलग अलग नाम है। अगर 23.5 डिग्री ऊपर में है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, और वही 23.5 डिग्री नीचे है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा कहते हैं। ये दो रेखाएं हो गई सब यहाँ। अब आप अच्छे से समझिए। अब ऊपर वाला जो है वो उसे कहते हैं आर्कटिक, नाम है इसे आर्कटिक, और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक, नीचे वाले को अंटार्कटिक। ये रेखाएं याद रखेंगे, इसका काफी ज्यादा यूज होगा क्योंकि इसको शुरुआत में ही बता दे रहे हैं। टोटल कितनी रेखा हो गई बिना देखे आप बताएंगे आंख बंद करके। बीचों बीच वाली रेखा विषुवत रेखा, बीचों बीच में विषुवत रेखा, ऊपर में गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा। इंग्लिश में बोलिए, बीचों बीच वाला विषुवत रेखा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्वेटर। 23.5 ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला 23.5 क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऊपर वाला 66.5 आर्कटिक, आर्कटिक, और नीचे वाला 66.5 अंटार्कटिक। नीचे वाला अंटार्कटिक, ऊपर वाला आर्कटिक। हो गया। अब इसका महत्व क्या है? आखिर इतना क्यों बताया जा रहा है? आखिर इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। समझिए, यूज समझते हम लोग। देखिए जो अर्थ, जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट, पृथ्वी सनलाइट, ये ज्यादा सूरज जो होता है वो मैक्सिमम जाता है कहां पर? कर्क रेखा पर। सूर्य मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? कर्क रेखा। तो आप कहेंगे सर इधर अंधेरा रहता है। नहीं बबुआ, यहां तक सूर्य आता है, इसके बाद इसकी रोशनी तिरछी जाती है। अब आप बताइए, तिरछा रोशनी में रोशनी तो जाएगा, लेकिन क्या गर्मी उतना जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये कर्क रेखा से जितना दूर जाइएगा ठंड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठंड बढ़ेगा। और दूर जाइएगा और ठंड बढ़ेगा, और दूर जाएंगे और यानी ऊपर में तो और ठंड बढ़ने लगेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब एक बात बताइए, तो ये तो कर्क रेखा की मैक्सिमम स्थिति कहाँ आ गई? ऊपर, यहाँ पर। और कर्क रेखा मिनिमम नीचे कहाँ जाता है? मकर रेखा के बीच में, सॉरी सूर्य। तो सूर्य किन दो रेखाओं के बीच में सीधा चमकता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधा चमकती हैं, इसके अलावा ये तिरछा चमकती हैं। सबसे कम, आप बताइए, सबसे कम सूर्य की रोशनी कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। न गर्मी लगेगा, ना इसे पोल कहते हैं, इसे भी पोल कहते हैं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो सूर्य अधिकतम किन दो रेखाओं के बीच रह सकता है? फटाफट बताएंगे। ऊपर में कौन सी रेखा? कर्क रेखा, और नीचे में कौन सी रेखा? मकर रेखा। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य हमेशा चक्कर लगाता है, अदरवाइज में वो चक्कर नहीं लगाएगा। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में वो क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर इधर तो सूर्य की किरणें तिरछी और इधर भी तिरछी, यानी यहाँ उतना गर्मी नहीं पड़ेगा जितना यहाँ पड़ेगा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? गर्म क्षेत्र लिख सकते हैं। बताइए, अगर हमने लिख दिया तो कुछ गलती किया? यहीं से इंटर द मिशन हो जाता है फटाफट। क्या हमने इसको गर्म क्षेत्र लिख दिया तो कुछ गलती किए हैं? फटाफट बताएंगे। चलिए देखिए, यहाँ ये गर्म क्षेत्र होगा ही, गर्म क्षेत्र। तो क्यों गर्म क्षेत्र होगा? क्योंकि सूर्य इन्हीं के बीच में घूम रहा है। इसके उधर उसकी किरणें तिरछी जा रही हैं, इसके नीचे भी तिरछी जा रही हैं। लेकिन आप बताइए, यहाँ पे समझिए, क्या आप हिंदी पढ़ने बैठे हैं कि गर्म क्षेत्र बोल रहे हैं? आप तो ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं ना। तो ज्योग्राफी में हम लोग गर्म को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी में गर्म को बोला जाता है उष्ण। गर्म को क्या बोला जाता है? उष्ण।
क्या बोलेंगे? उष्ण। और क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। क्या कहेंगे? कटिबंध। तो ये बीच वाला एरिया हो गया उष्ण कटिबंध। अब इसके बीच अगर कुछ भी पाया जाता है तो आपको क्या बोला जाएगा? उष्ण कटिबंध। अब इंग्लिश मीडियम में इसे क्या कहेंगे भाई? उष्ण कटिबंध वाले इंग्लिश मीडियम वाले भी एडमिशन लिए होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे इसे इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जाएगा। तो इसे टोरिड जोन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे टोराइड जोन बोलते हैं। टोरिड जोन, टोरिड जोन। हिंदी में इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? अब बताइए कि यहाँ पे कोई देश पाया गया, सपोज विषुवत रेखा पे कोई देश पा लिया गया, यहाँ पर इक्वाडोर। तो क्या इक्वाडोर एकदम विषुवत रेखा पर है, तो क्या इक्वाडोर उष्ण कटिबंध में आएगा? कंफर्म आएगा। जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आएगा तो उष्ण कटिबंध में आएगा। अब कितने लोग बता सकते हैं कि उष्ण कटिबंध में 3 रेखाएं आती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसमें सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा? सबसे ज्यादा गर्मी भैया विषुवत रेखा पे पड़ेगा, क्योंकि सूरज जब ऊपर जा रहा था तब भी यहाँ चमक के गया, और जब नीचे आ रहा था तब भी चमक के गया, तो सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे पड़ने वाली है। अब देखिए आगे ये वाले एरिया में कल्पना कीजिए, यहाँ पर, यहाँ देखिए, जब सूरज ऊपर गया होगा, कहाँ गया होगा? ऊपर में, यहाँ पर होगा, तब तो यहाँ पर नहीं होगा वो। तो जब ऊपर गया होगा तो ये वाला एरिया कैसा होगा? ठंडा। कैसा होगा? ठंडा। नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ठंडा। और ये वाला एरिया कैसा हो गया होगा? गर्म। जब ये ऊपर होगा, जब यहां से सूरज नीचे आएगा, यहां पर इस वाले एरिया में, यहीं तक आ ही सकता है यहां पर, तो ये वाला एरिया अब कैसा हो जाएगा? जो ठंडा था वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन अब ये गर्म हो गया, अब ये वाला कैसा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ठंडा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला बीच का जो एरिया है ये ठंडा और गर्म दोनों हो जाएगा। इसमें दोनों चीजें देखी जाएंगी, ये ठंडा और गर्म दोनों हो जाएगा। अब बताइए, यहां फिर से नाम रखिए, ये ठंडा को हिंदी में कहते हैं शीत, ठंडा को हिंदी में शीत, और गर्म को क्या कहते हैं? उष्ण। गर्म को उष्ण। तो बताइए, तो शीत प्लस उष्ण क्या हो गया? शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, इसको क्या बन गया? शीतोष्ण बन गया। तो यहां हो गया भैया इसका शीतोष्ण नाम हो गया, ये हो गया शीतोष्ण। शीतोष्ण इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया शीतोष्ण। तो पृथ्वी पर आपने कितने कटिबंध देखे? एक आपने देखा उष्ण कटिबंध, एक देखे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन कहते हैं। कितने लोग ये बता सकते हैं कि यहां पर क्या होगा? देखिए बबुआ, सूर्य अधिकतम आ सकता है नीचे मकर रेखा तक, यहां आने के बाद भी यहां तक तिरछी किरणें छोड़ेगा और कुछ गर्मी उत्पन्न कर देगा, इसलिए ठंडा के साथ साथ गर्मी रहेगा। लेकिन ये वाले एरिया में कभी भी ठंड ही पड़ेगा, गर्मी नहीं पड़ेगा, ठंडा। और ठंडा को क्या कहते हैं? शीत। तो ये क्या हो गया? शीत कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्या होता है? एरिया। कटिबंध का मतलब एरिया। और ऊपर वाला भी क्या होगा? सूर्य अधिकतम यहीं तक जाएगा ना, कर्क रेखा तक, इसके बाद तो जाएगा नहीं। और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये भी तो हो गया शीत कटिबंध। तो पूरे पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटे? ये शीत कटिबंध को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड, एकदम बर्फ जम जाता है वहां पे, उसी को क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। अब यहां देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच में बोलिए कौन सा कटिबंध? फटाफट बोलते जाएंगे लोग, नीचे कमेंट लिख के फटाफट बताएंगे। पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सा जोन? कौन सा कटिबंध बीचों बीच में? शीत कटिबंध। बीचों बीच में शीत कटिबंध आएगा। बीचों बीच में उष्ण कटिबंध आएगा। हाँ, उष्ण। बीचों बीच में उष्ण कटिबंध, इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। अब जरा आंसर सोच समझ के दीजिएगा लोग, सुनिए ध्यान से, सुनिए एकदम बढ़िया से, यहां ध्यान से। कर्क रेखा कहाँ है? ऊपर में। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाएगा। समझ में आ गया? अब जरा आंसर देखिए, कर्क रेखा से ऊपर में, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा?
शीतोष्ण कटिबंध, गर्मी ठंडी दोनों पड़ेगा, टेम्परेट जोन। और नीचे में बताइए, नीचे में शीतोष्ण का एरिया कहाँ से आएगा? नीचे में शीतोष्ण का एरिया फटाफट, अगर नहीं कमेंट लिख सकते तो वहीं अकेले में बैठ के क्लास कीजिए, वहीं पर आपको समझ में आएगा, अकेले में बोलिए, नीचे में दिमाग लगाइए फटाफट। नीचे का शीतोष्ण कहाँ से होगा? अब आंख बंद करेंगे, नीचे का शीतोष्ण कहाँ से होगा भैया? ये मकर से शुरू होगा, ऊपर जाएंगे तो उष्ण हो जाएगा, ना ना ऊपर नहीं जाना है, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? शीत और ठंडा दोनों पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मकर रेखा से लेके आर्कटिक रेखा, ये क्या हो गया? शीतोष्ण हो गया। और आर्कटिक से दक्षिणी ध्रुव ठंडा, और अंटार्कटिक से उत्तरी ध्रुव ठंडा। तो कितने टाइप के कटिबंध देखें, कितने टाइप के कटिबंध देखे? 3 टाइप के देखे रे बबुआ। यो तो शीतोष्ण है, यो तो टाइप है, गिन रहा है से 1 2 3 4 5। अरे भैया 5 कहाँ है? 3 टाइप है ना, समझ में गया? अब मान लीजिए 2 लड़का 1 लड़की खड़ी रहेंगे, पूछेंगे कितने टाइप के मानो है, तो 2 को ना हो जाएगा, लड़का लड़की का आप संख्या थोड़े गिन रहे हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? क्वेश्चन बताइए फटाफट, सबसे ज्यादा ठंडा किस कटिबंध में पड़ेगा? सबसे ज्यादा ठंडा किस कटिबंध में? शीत कटिबंध में पड़ेगा। सबसे कम ठंडा कहां पड़ेगा? उष्ण कटिबंध में पड़ेगा। सबसे कम ठंडा कहां पड़ेगा? उष्ण कटिबंध में पड़ता है बाबू सबसे कम ठंडा। ठंडा गर्मी दोनों पड़ेगा, शीतोष्ण कटिबंध में ठंडा गर्मी दोनों पड़ेगा। एक आगे अब एक ये देखिए, यहां पे इस ग्लोब में देखिए, ये बताएंगे लोग कौन सी रेखा है? जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, कौन सी रेखा है ये? आंसर देते रहिए आप लोग फटाफट। चलिए गुड, विषुवत रेखा है ये। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, इक्वेटर। चलिए अब हम आपको केवल एक एरिया घेर के बताते हैं, आप बताइए कौन सा कटिबंध होगा। बोलिए ये कौन सा कटिबंध होगा? फटाफट बोलिएगा, कौन सा कटिबंध है ये? ये है भैया टोरिड जोन या उष्ण कटिबंध, समझ में आ गया? ये वाला। अब दूसरा हम घेरते हैं, आप बताइए क्या ये कौन सा कटिबंध होना चाहिए यहाँ पर? ये तो बता दिया आप लोगों ने। ये बताइए तो जहां हम, ये बताइए जहां हम हाथ चला रहे हैं, ये कौन सा होगा? आइडिया लगाइए कौन सा होगा ये, फटाफट लगाइए आइडिया कौन सा होगा ये। और ये वाला भी, ये कौन सा कटिबंध है? फटाफट बताएंगे लोग। ये वाला है भैया, जल्दी जल्दी इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हिंदी में, हिंदी में हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध। चलिए अब कितने लोग देखते हैं, बता देते हैं फटाफट, बता देंगे लोग। वेरी गुड, वेरी गुड बाबू। आंसर इतना तेज दीजिए कि हम पढ़ ना सके। आप देखिए आंसर कितना तेजी से आ रहा है, इस तरह से आंसर दीजिए कि पढ़ ही ना सके हम यहाँ पर। खैर हम एक्चुअली मोबाइल में इसलिए देखते हैं ताकि हमको भी एहसास हो कि आपको कैसा दिख रहा है। स्क्रीन पे देखते हैं तो फिर दूर पड़ जाता है वहाँ पर। अब बुढ़ा गए, अब हमको चश्मा लगाना पड़ेगा, स्क्रीन पे उतना दूर से नहीं दिखता है। चश्मा लगा लेते हैं तो स्क्रीन पे पढ़ेंगे। उम्र बढ़ जाने के बाद ना आँख नाक कान सब खराब हो जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, बुढ़ौती आ गया मेरा। कितने लोग आंसर देंगे? लोग फटाफट बताएंगे हम। एक बार में हमें लिखते के साथ आंसर आना चाहिए। ये कौन सा कटिबंध है? फटाफट कौन सा कटिबंध होगा? इंग्लिश वाले लोग सबसे ऊपर में है बबुआ। ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे नक्शा बना बना के पूछेगा आपको। कौन सा कटिबंध होगा? फटाफट बताएंगे। ये वाला हो गया शीत कटिबंध। शीतोष्ण थोड़े होगा रे बकलवा कहीं का, खाली ठंडा पड़ेगा। हिया ना शीतोष्ण होगा। आई वाला कौन सा होगा? उष्ण होगा। दिमाग चट देता है ऐसे तुम लोग। गलती नहीं बोलो भाई, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आंसर सही होना चाहिए। कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध है। यूपीएससी जो है ना वो ससुरा खखोर के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी? कह रहा है कि शीत कटिबंध में सबसे ज्यादा ठंडा कहां पड़ता है? रे बकलवा कहीं को, तो अपने ठंडा पड़ता है। अब कौन सी पूछ रहा है? ओमे कौन सी ठंडा पड़ता है? माने शीत में भी महाशीत। यह है यूपीएससी आईएएस का एग्जाम। लड़का सब खाली सपना देख लेता है आईएएस बनेंगे, अब भी मेहनत ना करना है उसके लिए। देखो बबुआ क्वेश्चन यूपीएससी का क्या था।
आवाज में झंझनाहट हो रहा है क्या? -10 कर देते हैं। अब कैसा आवाज? क्लियरिटी अब चेक करें तो थोड़ा सा झंझनाहट कम है, ठीक है? थोड़ा बहुत झंझना जाता है। बाबू हमारा गले खराब है, भगवान अजीब टाइप का बना दिया गला मेरा। देखिए ये है हमारा शीत कटिबंध, लेकिन क्वेश्चन है शीत में भी महाशीत। तो शीत में भी महाशीत, शीत में भी महाशीत। आ जा बाबू आ जा। ये हमारा गोला हो गया पृथ्वी। देखिए गौर से देखिएगा, ये है शीत कटिबंध और ये भी है शीत कटिबंध। ये रेखा का नाम बोलिए फटाफट, रेखा कंप्लीट होने से पहले नाम आ जाना चाहिए। कौन से, क्या नाम है इसका? अरे जल्दी बोलो, कंप्लीट कर देते हैं। हाँ गुड, क्या नाम है इसका? विषुवत रेखा, वेरी गुड। ये शीत है ना। अब देख बबुआ, यहां पर एकरा दो भाग में हम बांट देते हैं, एकरो दो भाग में बांट देते हैं। ऊपरा वाला का नाम रख देते हैं एक, नीचे वाला का नाम रखते हैं दो। एक और दो। कितने लोग बता सकते हैं इसमें कि शीत कटिबंध को यानी फ्रीजिड जोन को हमने 1 और 2 में बांट दिया है। इसमें ज्यादा ठंडा 1 में लगेगा कि ज्यादा ठंडा 2 में लगेगा? गलत आंसर आया ना, घुस के कैमरा में से निकाल ले आएंगे इधर और धो देंगे। यहाँ बता देते हैं, यहाँ ज्यादा ठंडा फटाफट 1 में ठंडा कि 2 में? 1 की 2, 1 की 2, जल्दी फटाफट, देर नहीं होना चाहिए। 1 में कि 2 में? 1 में कि 2 में? 1 में, 1 में, वेरी गुड। बस 1 लिखते जाएंगे सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बकलोलवा कौन दू बोल रहा है? दू कौन बोलता है? यहाँ से फेंक देंगे हम फ्रीजिड जोन में ले जाके। बकलोलवा 1 में ना ठंडा पड़ेगा बबुआ, वहां सूरज का रोशनी जाइबे नहीं करेगा, एकदम कोना में वो पट्टी है वहां पे। 1 में देख लो भाई, इतना तेज आंसर आना चाहिए इस तरह से, धड़ 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 एकदम, वेरी गुड। सबसे ज्यादा ठंडा ओ खोपड़िया पे ना तो एक खोपड़िया पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया। हम तो आपको धाए दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि 1 में कि 2 में। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंड्रा में पड़ता है कि टैगा में? अब लड़का पगला गया, टुंड्रा टैगा कौन ची होलो रे भाई? टुंड्रा टैगा, लो टुंड्रा टैगा यहाँ पर। अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा। कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार? अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। तो वही ऐसे पूछता है, टुंड्रा में कि टैगा में? आंसर बताइए, टुंड्रा में कि टैगा में? टुंड्रा या टैगा? फटाफट। टैगा बोल रहे हैं लोग, टैगा। कुछ टुंड्रा बोल रहे हैं लोग। अब आंसर की स्पीड वो नहीं रह गई है, टुंड्रा या टैगा, टुंड्रा या टैगा। भैया ये पूरा ध्रुव होता है, 1 और 2 दोनों को मिला देंगे तो ध्रुव हो जाता है। टुंड्रा या टैगा? टुंड्रा या टैगा? देखो भैया हम बताते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो ऊपरा वाला 1 नंबर है ना, यानी जो एकदम खोपड़िया है और नीचे वाला एकदम पेंदिया है, ये 1 नंबर को हम लोग कहते हैं टुंड्रा। जो 1 नंबर है ना, अंग्रेजी हिंदी दोनों में टुंड्रा, और जो 2 नंबर है उसे कहते हैं टैगा। और कुछ नहीं है रे भैया, लड़कवा को सब पता था लेकिन टेक्निकल नाम नहीं पता था, इसलिए फेल होके चल आया। 1 नंबर में ज्यादा ठंडा पड़ेगा क्योंकि ये सूर्य से विषुवत रेखा से बहुत दूर है, और ये 1 नंबर में ज्यादा, इसी को कहते हैं टुंड्रा और इसको कहते हैं टैगा। बताइए क्वेश्चन कहेगा सबसे कम पेड़ पौधे यानी सबसे कम वनस्पति, एकदम लीस्ट क्वांटिटी ऑफ इन्वायरमेंट, सबसे कम जीव जंतु कहां पाए जाएंगे रे भैया? टुंड्रा में कि टैगा में? ये ठंडा में कौन जाएगा मरने ससुरा? हम जैसन बूढ़ सड़ आदमी को तो फालिज मार देगा वहां जाके। तो सबसे कम जीव जंतु कहाँ बाबू रे, कहाँ? तो सबसे कम जीव जंतु 1 नंबर पे। 1 नंबर को क्या कहते हैं? टुंड्रा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बताइए, जैसे जैसे हम टुंड्रा से बढ़ेंगे विषुवत रेखा की ओर, जैसे जैसे बढ़ेंगे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बबुआ बढ़ेगा। जीव जंतुओं की संख्या भी बढ़ेगी। ठंडा में मर जाएगा सब ससुरा। कभी सुने गर्मी से 200 लोगों की मौत हो गई? गर्मी से किसी की मौत नहीं होती, आदमी तनी पगला उगला जाता है, लेकिन हमेशा ठंडी में सुनते होंगे कि 200 आदमी ठंडा से मर गया। अब बहुत आदमी, अब हम जैसे बूढ़ सूढ़ आदमी को बच के रहना पड़ता है। आप लोग जवान हैं लोग, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जीव जंतु इधर ही रहेंगे। आप कहेंगे कि जीव जंतु, अरे ठंडा में बहुते मर जाता है। समझ आ गया कि नहीं? जैन धर्म के लोग ज्यादा क्यों नहीं विकास कर पाए? लो उघारे रहते तो आधा लोग को मार दिया ठंडा वहां पे। तो समझिए ध्यान से, तो ये ऊपर जाएंगे तो जीव जंतुओं की संख्या बढ़ेगी। अब बताइए इसमें, देखिए बताइए खटाखट
देखते हैं कितना तेज आंसर देता है। आंसर एकदम जबरदस्त। हाँ भाई, ऐसे स्क्रीन चलना चाहिए, धड़ाधड़, खुशी हो जाएगा भाई। यहाँ पे आप टेंशन नहीं लीजिए, जो ऑफर में एडमिशन लिए 200-150 में, जो ऐसे लिए 200 में, आपको जब कोर्स कंप्लीट होगा ना तो आपको लगेगा कि इसके लिए 2000 भी कम था। टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ये वाला पूरा कटिबंध बताइए, टुंड्रा और टैगा मिला के बोलेंगे तो उसे कहेंगे शीत कटिबंध। जब टुंड्रा और टैगा दोनों मिला दीजिएगा तब हो जाएगा शीत। और शीत में से महाशीत टुंड्रा और कम शीत टैगा। हई रेखा बोलो बबुआ, हई रेखा, विषुवत रेखा। बताओ बबुआ हई कौन सा क्षेत्र है? बताओ बबुआ, बीच वाला जल्दी फटाफट। उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण, ये शीतोष्ण, ये शीत कटिबंध। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है कटिबंध में? टुंड्रा टैगा में कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अरे टुंड्रा टैगा में दिक्कत नहीं ना है? वेरी गुड। टुंड्रा टैगा में कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। विषुवत रेखा, उष्ण कटिबंधीय, शीत, वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है? ये सबको होने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता। कहीं बकलोल कहीं इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम? इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही हैं सब। टुंड्रा बोल रहे हैं तो अपन फोटो भेज रही है सब। ये तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला। और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहता है, इमोजी बोला जाता है। चल बाबू आप तो एक तो बहुत जबरदस्त चीज दिखाते हैं। नक्शा का इंपॉर्टेंस देखिए। बाबू लोग ये देखो, ये हो गया ग्लोब, पूरा पृथ्वी। अब इसमें एक चकाचौंध से बचिए, देखिए ध्यान से। आप लोग को ये हल्का दिख रहा है? हाँ देखिए ध्यान से, हल्का सा दिख रहा है। इसमें देश नहीं देखना है बाबू। ब्राइटनेस घटा दे क्या? देखिए यहां फटाफट देखेंगे लोग। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है? बीचों बीच से जा रही है। ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया? यार टेक्निकल आदमी नहीं है हम, नौटंकी कर रहा है। ये विषुवत रेखा हो गया। ये बबुआ एगो बात बता तो, जो विषुवत रेखा है वही ना सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा? विषुवत रेखा पे पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जाता है अधिकतम कहां तक? ये कर्क रेखा तक। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, आपको भी पता है, 8 राज्यों से। थोड़ा बहुत तो आप भी पढ़े होंगे, शॉर्टकट, गमछा झाड़ू सब फालतू चीज होता है। अब यहां देखिए, ये तो है मकर रेखा बबुआ, ये है मकर रेखा, यही है ना मकर रेखा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ बाबू, ध्यान से देखो। सूर्य मकर रेखा से जाएगा कहां पर? कर्क रेखा तक। और कर्क रेखा पर जाने के बाद यह वापस आएगा कहां पर? मकर रेखा पर। यानी कैंसर और ट्रॉपिकल इसी के बीच में घूमेगा ना, इसी के बीच में घूमेगा। अब जरा देखिए, जाते वक्त भी एक बार विषुवत रेखा पे चमक के गया सीधे, और आते वक्त भी एक बार विषुवत रेखा पे चमक गया, यानी 2 बार तो खड़े चमका। और जब सूर्य यहां पर होगा तो इधरों देख रहा होगा, इधरों देख रहा होगा, उस वक्त भी विषुवत रेखा को देख लिया। अब जब सूर्य नीचे होगा तो इधर भी देख रहा होगा, गर्मी दे रहा होगा, और इधर भी देख रहा होगा। यानी ससुरा अगर आप विषुवत रेखा पे रह गए ना, जान ले लेगा सूर्य आपका, इतना ना गर्मी करेगा। इसलिए विषुवत रेखा पे जितने देश हैं ना, वहां के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब। इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ लड़का पसंद करती हैं सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना, सुंदरता बनाए। देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए, जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती हैं सर, एकदम खौराइल रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना, एकरे देख लीजिए, ऐश्वर्या राय को,
सुजरा से कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन, ओकरा से तो अच्छा अमिताभ था। सानिया मिर्जा को देख लीजिए, पगली, ओकरा पाकिस्तान मिलल था। बताइए, हम लोग उस टाइम खालिए थे लोग। हाँ, अजब हाल है भाई, अजब। प्रियंका चोपड़ा को देखिए, वो ऐसा ना जेसीबी ऐसा आदमी से शादी कैले, बुझाता हो का आदमी बुलडोजर है, तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा, सब काला काला। और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया, उसी को मिलेगा कालिया यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा गर्मी बताओ बबुआ कहाँ पड़ेगा? विषुवत रेखा, इक्वेटर, जितना इक्वेटर का एरिया है सबसे भयानक गर्मी झेलता है। सबसे भयानक गर्मी कौन झेलेगा बबुआ? इक्वेटर वाला। अब एक बात बता बाबू ध्यान से, अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो गर्मी पड़ेगा कि ठंडा? ठंडा पड़ेगा। गर्मी वाले एरिया में लोग काले हो जाते हैं और ठंडी वाले एरिया में गोरे हो जाते हैं। यानी विषुवत रेखा से जितना दूर जाएंगे आप गोरे होते जाएंगे और वहां ठंडा लगने लगेगा। विषुवत रेखा के पास आएंगे तो काले हो जाएंगे, गर्मी लगेगा। अब एक काम करते हैं, और ये क्या निकल गया? हाँ चलिए, क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए आंसर। देखते हैं कितना समझदार हैं लोग, कितने इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान, इंडिया हमारा। चलो बबुआ, ये रेखा देखिए, कौन सी रेखा बताइए फटाफट? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है ना जी, पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे ठंडा पड़ेगा, लोग गोरे हो जाएंगे। जैसे जैसे करीब आएंगे गर्मी पड़ेगा, लोग काले हो जाएंगे। हिंदुस्तान में देख रहे बबुआ, हिंदुस्तान में जल्दी से फटाफट, अब कमेंट ना बबुआ, फटाफट हिंदुस्तान, इंडिया में देखो, इंडिया में ये हमारा हिंदुस्तान। निचवा वाला केरला, तमिलनाडु विषुवत रेखा के एकदम करीब है। तो साउथ के लोग में गर्मी ज्यादा पड़ता है और साउथ के लोग काला काला होते हैं। लोग साउथ इंडिया के लोग देखिएगा गोरे नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे ठंडी पड़ेगा और लोग गोरे हो जाएंगे। और ऊपर जाइए और गोरे होंगे, और ऊपर जाइए और गोरे होंगे। सबसे ऊपर चले जाइए, कश्मीर चले जाइए। कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह, समझ में आ गया? वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग। और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झौंसल मिलता है, सब कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती हैं सब। अब बाल्टी में ससुर फेयर एंड लवली घोर के उसमें नहा लेगी से तो गोर ना हो जाएगी। उस समय भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या? हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे? हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। तो साउथ वाले सब काले ही होते हैं। काले से क्या दिक्कत है? हाँ, आपको फिर बताए ना, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो इधर। यहाँ समझिए, आप समझ में आया? कश्मीर के लोग गोरे काय होते? अच्छा, कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे रूस वाला को देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा जैसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल। समझाएगा कि नहीं? क्या भूगोल कितना इजी है ना? इजी नहीं है, बकलोल कहेंगे इजी नहीं लग रहा है इसको, सुतल है। आगे बढ़े तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी। और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई, देखिए ध्यान से समझिए। अब ये तो कश्मीर वाला का मैटर समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़े। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि विषुवत रेखा के पास का पेड़ का पत्ती चौड़ा होगा कि पतला? लड़का पगला गया, कहा गिरे ससुरा तो नहीं, इको न बात हुआ कि वहां का चौड़ा पत्ती होगा कि नहीं। अरे भाई आखिर पूछा तो आंसर होगा कि नहीं होगा? चौड़ा पत्ती होगा कि पतला पत्ती? मतलब चौड़ा होगा कि पतला, कैसा होगा आप बताएंगे? बहुत इजी है सर भाई, कोई चीज टफ नहीं है। अरे बकललवा, डाउनलोड करने की सुविधा ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना डाउनलोड कर सकते हैं, ये सुविधा नहीं मिलेगा। चलिए ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर पत्ती के बारे में हम लोग समझते हैं, पत्ती के बारे में। इधर देखिए फटाफट, अब कमेंट छोड़िए मेरी ओर देखिए। एक बात बता बउआ, विषुवत रेखा के पास गर्मी पड़ेगा कि नहीं? सीधी सी बात,
एक शब्द में बोलेंगे तो गर्मी पड़ेगा। अरे भयानक गर्मी पड़ेगा रे, जब जाएगा तब वो गर्माएगा, आएगा तब वो गर्माएगा, और नीचे रहेगा तब वो झांकेगा विषुवत रेखा, और ऊपर रहेगा तब वो झांकेगा विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? विषुवत रेखा। सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा, समझ में आ गया? तो एक चीज तो कंफर्म हो गया ये विषुवत रेखा के बाद कि भैया इसकी जो गर्मी है भयानक। और जैसे जैसे गर्मी पड़ेगा, ये जो समुंदर देख रहे हैं, समुंदर का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा। गर्मी के कारण कोई भी पानी एवापोरेट हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा, और यही वाष्प ऊपर जाके बना लेता है बादल। तो विषुवत रेखा के पास खूब ज्यादा बादल हो जाएंगे, और इतने बादल हो जाएंगे कि वहां वर्षा हो जाएगी। तो विषुवत रेखा के पास डेली 2 बजे वर्षा हो जाती है। कैसे हो जाती है? विषुवत रेखा के पास भयानक गर्मी, गर्मी के कारण वाष्प एवापोरेशन होता है, और ये एवापोरेशन होने के बाद बादल बन जाते हैं, और ये बादल बरसों रे मेघा मेघा बरस जाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये 2 बजे काहे बोले हैं, 4 बजे काहे नहीं बोले? तो रे बबुआ एक बात सुनो, धूप में जो गर्मी आती है वो 8 बजे के बाद आती है। सुबह 8 बजता है ना, मॉर्निंग का 8, उसके बाद ही धूप की गर्मी रहती है। 8 बजे के पहले धूप में उतना गर्मी नहीं रहता, इसलिए वाष्पीकरण नहीं हो पाता। 8 बजे से धड़ धड़ वाष्प बनता है, ऊपर जाता है, और 12 बजे के बाद धूप से गर्मी वो खत्म होने लगती है 2 बजे तक। तो 2 बजे तक इतना ना बादल बन जाता है कि अब वो रोक नहीं पाता है। कहता है बकलोल कहेगा कल खुदे इतना बादल बना था, आज फिर बना दिया, कहाँ रखेंगे? बरसा दो, फिर अगले दिन बरसा दो। तो डेली 2 बजे से 4 बजे के बीच कहाँ बारिश होती है? तो कोई सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा था आपका छत्तीसगढ़ वाले में। तो छत्तीसगढ़ के पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2 से 4 में डेली वर्षा कहाँ होती है? तो लड़का मार दिया था मासीराम, मेघालय के चेरापूंजी मासीराम। वहां भाई साहब 365 दिन वर्षा होती है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो वर्षा होती है वो विषुवत रेखा पे होती है। क्यों होती है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंग्लिश में अरे बकलोल पीडीएफ चिल्लाता है यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ इंग्लिश में भी बोलिए। अरे भाई वर्षा को रेन बोलते हैं, रेन 2 PM से। अरे गर्मी को हीट बोलते हैं, वाष्प को एवापोरेट बोलते हैं, बादल को क्लाउड बोलते हैं। ये कौन चीज है? लंदन से आए हो भाई? हाँ, इतना तो समझ ही रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया गर्मी से। अब फिर कहेंगे कि इसको पत्ती से क्या लेना देना है? एक बात बताइए भैया, जहां बारिश ज्यादा होगी वहां पेड़ पौधे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो जो विषुवत रेखा है वहां पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा निकलते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा विषुवत रेखा के पेड़ पौधे घने होते हैं कि हल्के होते हैं? सब डेंसर होते हैं कि रेयरर होते हैं? बहुत डेंसर होते हैं, बहुत घने होते हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं, धूप की कमी नहीं। भैया धूप और पानी तो पेड़ पौधों को चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? धूप नहीं मिलेगा तो भी सूखेगा, पानी नहीं मिलेगा तो भी सूखेगा। विषुवत रेखा पे ना धूप की कमी ना पानी की कमी, हुमच के पेड़ निकलते हैं सब। तो बहुत ही घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के पास। ये ब्राजील दिख रहा है, हाँ, ब्राजील के जो जंगल हैं वो कैसे जंगल हैं? विषुवत रेखीय जंगल है। अब एक बात यहाँ समस्या चालू हो जाता है। कौन सी समस्या? तो भैया ये जो पेड़ है, पानी तो सबको मिलेगा क्योंकि सबका जड़ जमीन पे है। अब पानी बरसने के बाद जमीने पे आएगा, लेकिन समस्या हो जाएगी धूप की। समस्या किसकी होगी? धूप की। धूप की कैसी समस्या हो जाएगी भैया? धूप की तो धूप की समस्या ऐसे होगी कि जो पेड़ ज्यादा ऊंचा होगा उसको धूप ज्यादा, और जो नीचे ठेमरा गया उसको धूपे नहीं मिलेगा। इसका मतलब विषुवत रेखा के पेड़ों के बीच पानी को लेकर कोई कंपटीशन नहीं होगा। मेन जो कंपटीशन होगा वो धूप को लेकर होगा। जो पेड़ ऊंचा उसको धूप ज्यादा, जो पेड़ नीचे उसको धूप कम। इसका मतलब जो धूप होते हैं उसके चक्कर में ये पेड़ पौधे में कंपटीशन होता है। इसलिए जो पेड़ होते हैं वो लोग क्या करते हैं? उठने लगते हैं, पेड़ पौधे लंबे होने लगते हैं। किस लिए लंबे होते हैं? क्योंकि इनको क्या चाहिए? धूप चाहिए। तो बताइए विषुवत रेखा के पेड़ पौधे लंबे होते हैं कि नाटे होते हैं? लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? अरे भैया क्यों लंबा होता है? धूप लेने के लिए ऊपर जाएगा तो लंबा हो जाएगा, और साथ साथ कैसा होता है? पतला होता है। कोई भी चीज को लंबा कीजिएगा तो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। अब बताइए लंबा पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है और पतला है, तो उसको क्या रहना पड़ेगा? बहुत ही शक्तिशाली रहना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा। तो विषुवत रेखा के पेड़ धूप पाने के लिए लंबे हो जाते हैं
और वो पतले होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, वरना वो गिर जाएंगे। और इनको पानी की कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए इनकी जो पत्ती होती है बहुत चौड़ी होती है, क्योंकि पत्तियां क्या करता है, पनिया को भास बना के उड़ा देता है। इसलिए जहां पानी की कोई कमी नहीं, उस चीज का पत्ती चौड़ा होगा। कमल का फूल बहुत चौड़ा पत्ती, पानी की कोई कमी नहीं। और जहां पानी की कमी होगी वहां पत्ती छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। रेगिस्तान की पत्तियां कांटा बन जाती है, तो लोग कहते हैं कांटा हो गया। अरे बकलोला, कांटा नहीं था, वो पत्ती था। वो मजबूरी में लोग उसे कांटा बना दिए। लोग मजबूरी इंसान को कुछ बना देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो विषुवत रेखा के पास पानी की कोई कमी नहीं, तो पत्ती कैसी, चौड़ी। पत्ती कैसे, चौड़ी। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, पत्ती कैसा, कांटा। पत्ती कांटा हो जाती है। पेड़ कैसा, लंबा की नाटा, लंबा। मोटा की पतला, पतला। लचीला की मजबूत, मजबूत होते हैं सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, टाइमिंग खत्म हो रहा है। 3 देखिए, आज इतना समझ में आ गया आप लोग को ये विषुवत रेखा के बारे में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है गर्मी वगैरह का। ये फर्स्ट क्लास था, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को भी टाइम मैनेजमेंट समझ में नहीं आया। अब नेक्स्ट क्लास कल से होगा सेम टाइम पे। इससे पहले एक भी क्लास नहीं हो पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ये आज नक्शा का फर्स्ट क्लास था। पीडीएफ वगैरह कब लेना है, क्या लेना है, ये कल समझाएंगे आपको। कैसे क्या लिखना है आप टेंशन छोड़ दीजिए। हम गारंटी कहते हैं आप भूल नहीं सकते हैं किसी चीज़ को यहाँ पर। बाकी आप हम आपको कहते हैं ना, आप भूल के आइए किसी चीज़ को। कोई पूछेगा तो विषुवत रेखा की पत्ती चौड़ा होता है कि छोटा, तो क्या कह देंगे, छोटा होता है, नहीं ना? तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब क्लास की टाइमिंग कम बची हुई है, अभी तो टाइमिंग है ही। चलिए, तो आप लोग को आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको सारी चीज़ों को समझा देंगे। आई होप आप इसको समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप फर्स्ट क्लास है, इसलिए आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा।